हाय लबासरा डीमर्स, आज तारीख है 22 अप्रैल 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल डिस्कस करने के पहले देख लेते हैं कि ये हमारे डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स ने पूरे कोरोना वायरस का बोझ अपने सर के ऊपर उठा रखा है। ये केस कहाँ का है? ये केस इंडिया का है। चलिए आज के डेट पे हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज के डेट पे हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो काफ़ी, इसका रिपीटिशन कई बार हो चुका है। इसमें बात क्या किया जाता है कि सेंट्रल के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, स्टेट के पास पैसे बहुत कम हैं, लेकिन जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, मीन जो काम करना है वो स्टेट को ज़्यादा करना है और सेंट्रल को कम करना है। और ग्राउंड लेवल पर अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आज भी रेवेन्यूज़ तो आ ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में स्टेट ने अपना रेवेन्यू का साधन खो दिया है। तो अब यहाँ पे राइटर यही सलाह देंगे। किसको सलाह देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आप उन्हें फंड दो, आप उनको पैसे दो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो स्टेट गवर्नमेंट को काम करना होता है। इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं, कहते हैं कि जो हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं और जो पुलिसिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों ही काम तो स्टेट को करना पड़ता है। बट फंडिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आनी चाहिए इसके लिए, लेकिन कोई डायरेक्ट फंडिंग इसकी आ नहीं रही है। उसी के रिगार्डिंग कुछ सलाह देंगे, कुछ पर्क्स वगैरह को देने के लिए। इससे पहले कई बार डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए इस पर डिस्कस उतना नहीं करेंगे। फिर हमारे पास एक जियो पॉलिटिकल आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ह्यूमैनिटी पर एक क्वेश्चन मार्क भी रेज करेगा ये कि ऐसे भी लोग होते हैं। ये वाला आर्टिकल है, ये सीरिया के सिविल वॉर के रिगार्डिंग है। सीरिया मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है जिसकी जिसकी बाउंड्री इसराइल जैसे कंट्रीज, इसराइल, जॉर्डन, टर्की, इन कंट्रीज से उसकी बाउंड्री लगती है। सीरिया में 2011 से ही सिविल वॉर चल रहा है। अब अगर सिविल वॉर ऐसा नहीं है कि बहुत केवल वहीं की दो कम्युनिटी के बीच में, यूजुअली होता क्या है कि यदि कहीं पर गृह युद्ध हो रहा होता है, कहीं पर अगर सिविल वॉर हो रहा होता है, तो वहाँ की किसी दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, जो राइट्स हो गए, ये दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से सीरिया में भी दो कम्युनिटी के बीच में तो लड़ाई है ही, वो तो 2011 से चल ही रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये पूरा पूरा गेम सुलझने का नाम नहीं ले रहा। होता क्या है कि 2011 में सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट होता है। 2011 के बाद जो सीरिया की पॉपुलेशन है, मेजर पॉपुलेशन है, वो सुन्नी है और वहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट सिया है। तो अरब की दो कंट्रीज़, ईरान और सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हो जाते हैं। ईरान सपोर्ट कर रहा है वहाँ की गवर्नमेंट को, मीन जो रूलिंग गवर्नमेंट क्या है वो सिया कम्युनिटी की है, तो ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। और जो मेजर पॉपुलेशन है, जो वहाँ के रिबेलियन है, उनको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में क्या है, ये सुन्नी को मानते हैं। तो सिया सुन्नी के बीच में दो मेजर कंट्रीज अपना प्रॉक्सी वॉर खेल रही हैं। इनअदर प्रॉक्सी वॉर कौन खेल रहा है? रसिया और यूएसए, मीन अमेरिका। अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका वहाँ के रिबेलियन को सपोर्ट कर रहा है। और रसिया क्या कर रहा है? रसिया वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्योंकि इसमें सीरिया में जो गवर्नमेंट, इसमें रूलिंग पार्टी है जो इसमें गवर्न कर रही है, वो कम्युनलिज्म को मानती है, मीन वो समाजवाद को मानती है, वो डेमोक्रेसी को नहीं मानती है। जबकि यूएसए क्या चाहता है? यूएसए डेमोक्रेसी का सपोर्टर है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। और इन बिटवीन ये दो मेजर कंट्रीज तो प्रॉक्सी वॉर खेल ही नहीं थी। गेम में ट्विस्ट तब आ जाता है जब वहाँ पर आईसिस का अटैक हो जाता है। आईसिस ने कुछ गोलन हाइट्स वगैरह को लेकर के अपो वगैरह जैसे जो वहाँ के मेजर सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर कैप्चर कर लेता है। आईसिस वालों ने कैप्चर कर लिया, तो रसिया ने बम्बार्डमेंट किया और कुछ जगह का आईसिस से खाली करवाया। तो अगर ये पूरा सिनेरियो देखा जाए सीरिया का, तो सीरिया में मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट रन कर रहे हैं। इसकी वजह से 2011 से लेकर के आज 2020 आ गया, अभी तक वहाँ के सीरियन का सिविल वॉर समाप्त नहीं हुआ है। राइटर इसमें बात क्या करते हैं कि जो गाइडलाइन आई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, इसमें उन्होंने गाइडलाइन बोला था कि कुछ वक्त के लिए सीज फायर रोक दिया जाए, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का या पेंडेमिक का असर है, तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, पेंडेमिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
तो रसिया और यूएसए के बीच में मीन वहाँ के दो मिलिटेंटों के बीच में ये सीज फायर तो साइन हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वो फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। तो राइटर यही कहते हैं कि बहुत ये फ्रेगाइल सीज फायर था, बहुत अल्प समय के लिए वहाँ पर सीज फायर हुआ था। कह रहे हैं इससे तो हम पेंडेमिक से नहीं लड़ सकते हैं, कह रहे हैं ये तो कोई तरीका नहीं होता। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जितना भी एग्रीमेंट हो रहा है वहाँ पर, जितनी भी वो सिग्नेचरीज हो रही हैं, वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करवा रहा, रसिया उसे लीड कर रहा है। मीन अगर कोई एग्रीमेंट होना है, कोई समझौता होना है, तो यूजुअली होता क्या है कि अगर कहीं सिविल वॉर हो रहा है या कहीं पर गृह युद्ध अगर छिड़ गया, तो जो जनरल काउंसिल है वो हस्तक्षेप करती है और मामले को सुलझा देती है। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर केस है कि कौन कर रहा है, रसिया लीड कर रहा है, और रसिया जो चाह रहा है वही करवा रहा है। इसी वजह से इसलिए आज तक वहाँ की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हमारे पास जो अगला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो इसेंशियल कमोडिटीज़ के रिगार्डिंग है। राइटर यहाँ पर कहते क्या हैं कि इस समय ई कॉमर्स कंपनीज़ को केवल इसेंशियल चीज़ों को बेचने की परमिशन मिल गई है, ये 20 अप्रैल के बाद से। लेकिन राइटर कहते हैं कि यहाँ के इसके डेफिनेशन में काफ़ी एम्बिग्विटी है, कि उसमें काफ़ी संदेह व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज़ तो ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए लैपटॉप भी हो सकता है, क्योंकि लैपटॉप तो किसी स्टूडेंट के लिए वो इसेंशियल चीज़ ही तो है। वो ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है, तो फिर तो उसे लैपटॉप चाहिए होगा। इवन किचन के अगर किसी को किचन का सामान चाहिए, तो वो भी तो इसेंशियल कमोडिटीज़ ही हो गई। कह रहे हैं लेकिन हम इन चीज़ों को कुछ वक्त के लिए तो पोस्टपोन कर ही सकते थे, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया है और ई कॉमर्स कंपनी को भी अपना बिजनेस करने की अनुमति दे दी है, कह रहे कि हो सकता है कि कोरोना वायरस का असर या डोर टू डोर एक सीमा तक आदेश तो दिया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन ऐसी इस बात की पूरी संभावना है कि इन बिटवीन वो इसे वायलेट करें और इसे रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि पर्टिकुलर कोई बस है, कोई ट्रक है, या कोई व्हीकल है, तो उसमें इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं या कुछ और हैं, तो ये मेज़र कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसकी वजह से राइटर के अकॉर्डिंग हमें 10 दिन का और इंतजार कर लेना चाहिए था, उसके पश्चात हम उसे ई कॉमर्स कंपनीज़ को परमिशन देते। ये इस वाले आर्टिकल में बस यही इतना है। फिर हमारे पास जो अगला आर्टिकल है, वो पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी हद तक गिर गई हैं, कि इवन $20 पर बैरल के भी नीचे नीचे आ गिरी है, जो बताया जा रहा है कि 40 साल के इतिहास में पहली बार इतना पेट्रोल की कीमत गिरी है। तो राइटर यहाँ पे एक दूसरा डायमेंशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं। तो इसका एक फ्यूचर शॉक भी इंडिया को लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ज़्यादातर डिपेंडेंट होती हैं किस पर, ऑयल को एक्सपोर्ट करने पर। यदि वो ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, तो वहाँ पर जॉब जनरेट नहीं होगा, और ज़्यादातर इंडिया के लोग इंडिया को जो भी रेमिटेंस मिलता है, वो तभी मिलता है जब वो मिडिल ईस्ट में जा कर के काम करते हैं, जब वो नौकरी करते हैं। लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइसेस यदि इसी तरह से गिरती रहेंगी, तो मिडिल ईस्ट में उनका बिजनेस अच्छा चलेगा नहीं, उनकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी नहीं, तो यहाँ के लोग पहली बार तो बेरोजगार हो जाएंगे, और इंडिया को जो रेमिटेंसेस इन फ्यूचर मिलने वाला था वो भी रुक जाएगा। ये इसका डायमेंशन देखते हैं, इंडिया को नुकसान भी हो सकता है। हालांकि इस समय इंडिया उस पेट्रोल की कीमतें गिरने का पूरा फ़ायदा उठा रहा है, और डिमांड भी कम है, तो इसकी वजह से इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व को फुलफिल कर रहा है। कह रहा है ये अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस गिरने की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, या इसे एक नियत प्राइस पर यदि टिका रहता है, तो हमारा दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, कि हमें सस्ते कीमतों पर हमें तेल भी मिलता रहेगा, और हमारे यहाँ के लोगों को मिडिल ईस्ट में जॉब भी मिल जाएगा। तो इंडिया तो कहते हैं कि हमें दोनों तरफ बैलेंस करके रखना चाहिए। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो अगला आर्टिकल है, वो पुटिंग द सागर विजन टू द टेस्ट। इंडिया के पास एक स्कीम है, सागर स्कीम, जो करती क्या कि इंडियन ओशियन में मॉनिटरिंग करती है। मॉनिटरिंग का कैसा हो गया कि मैरीटाइम किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज हो गई या मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ हो गई, वो उसी का पालन करती है। अब यहाँ पे राइटर एक और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जिसका गठन 1982 में हुआ था। वो कौन सा है? इंडियन ओशियन काउंसिल। इंडियन ओशियन काउंसिल के बारे में जब बात की जाती है, तो इसमें कहते क्या है राइटर कि इंडिया को एक ऑब्जर्वर का स्टेटस इसमें मिला हुआ है, और इसमें ज़्यादातर आइलैंड वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे सेशल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, रीयूनियन हो गया, कोमोरोस हो गया,
और इस तरह के आइलैंड और रीयूनियन आइलैंड हो गया, अगर इस तरह के आइलैंड इस पूरे यूनियन में हैं। और इसमें जो मेजर रोल है वो फ्रांस का है, क्योंकि रीयूनियन आइलैंड पर किसका कब्जा है? फ्रांस का कब्जा है। तो इंडिया को इसमें ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। तो राइटर कहते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन में, वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में उस संस्थान का बहुत दबदबा है और इंडिया को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कैसे उठाना चाहिए? कि हमारे पास भी अपना खुद का मॉनिटरिंग स्किल है, हमारे पास अपनी खुद की सैटेलाइट है पिक्चर्स वगैरह लेने की, तो हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन या डेटा शेयर तो कर ही सकते हैं। और एक और चीज़ कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, वो भी इस पर्टिकुलर समूह का पार्ट बनना चाहती हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन में ट्रेड काफ़ी होता है और हर कोई अपना इसमें दबदबा बनाना चाहता है। इसमें फिर बात की जाती है कि रीजनल इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर एक की स्थापना होती है। रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर, ये आईओसी ने इस इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण किया है, जो इसमें सेशेल्स में है। सेशेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो राइटर कहते क्या हैं कि इंडिया को इस वाले इंफॉर्मेशन सेंटर का यदि इंडिया पार्ट बन जाता है तो इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है करे वो और इम्प्रूव हो जाएगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे? क्योंकि पायरेसी सेशल्स वगैरह में होता क्या कि यदि इंडियन शिप जाती हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, तो मिडिल ईस्ट के जाते समय उस पर अटैक भी हो सकता है और हमारे गुड्स और हमारे सामानों को लूटा भी जा सकता है। अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी में यदि हम अपना कोऑपरेशन बढ़ा लेते हैं आईओसी के साथ, तो इंडिया को और फ़ायदा ही होगा। और इंडिया की जो अलग सी स्कीम जो चल रही है सागर विजन, तो उसका भी टेस्ट हो जाएगा। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। ये आईओसी की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1982 में, ये बात याद रखने वाली है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो माइग्रेंट वर्कर के रिगार्डिंग है। राइटर का कहना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने जितने भी पक्ष रिलीज़ किए हैं अपने बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए, कह रहे हैं वो बेनिफिशरी तक पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर जो अपने घरों से दूर हैं तो उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो इसलिए जो आपने राशन कार्ड के थ्रू जो सरप्लस में आप अनाज देने की जो आप घोषणा की हो, कह रहे उनको तो मिल ही नहीं रहा है, उस बेनिफिशरी तक वो तो जा ही नहीं रहा। और उनकी नौकरी भी चली गई है, क्योंकि डेली कमाते थे, उसमें से जो सेविंग होता था वो अपनी फैमिली को देते थे, तो फिर उनकी फैमिली उसी के अकॉर्डिंग चलती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी ना वो अपने घर पर हैं और वो अपने अपने राशन कार्ड के साथ, और ना ही इस समय उनके पास नौकरी है। और नौकरी न होने के कारण वो सरप्लस का अमाउंट मीन कुछ जो सेविंग का अमाउंट अपने फैमिली को देते थे, अभी वो अपने फैमिली को भेज नहीं पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनकी फैमिली और वो दोनों ट्रबल में फंसे हुए हैं। और आपने जितना भी पर्क्स रिलीज़ किया है, कह रहे हैं बिना किसी वैलिड आईडी प्रूफ के या गार्जियन के वो तो मिलने से रहा, तो इसलिए वो पूरा अमाउंट किसी बेनिफिशरी तक जा नहीं रहा है। और राइटर कहते हैं कि हमें माइग्रेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग हमें कुछ नई स्कीम या कुछ नई चीज़ें लेकर के आनी चाहिए, कि स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए कि यदि कोई माइग्रेंट वर्कर है, उसके पास प्रॉपर डेटाबेस नहीं भी है, तो भी उसे इसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए, चाहे उसके पास आधार कार्ड हो या ना हो, चाहे उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो। अगर वो माइग्रेंट वर्कर है तो उसके पास भी पूरा राइट है, जैसे अदर सिटीजन को राइट है। तो हमें बिना किसी पेपर वर्क के भी उनको इस पैंडेमिक के टाइम पीरियड में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, इसमें क्या किया जाता है कि इंडिया अपने जीडीपी का 1.3% केवल हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है, जबकि अदर कंट्रीज़ हो गई जहां पर पैंडेमिक इतना बुरी तरह से फैला हुआ है और वो उससे टैकल नहीं कर पा रही हैं, वो अपनी जीडीपी का 4 से 5% तक 6% तक खर्च करती हैं। लेकिन इंडिया अपने रिसर्च और साइंस पर बहुत कम पैसा खर्च करता है और इसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल होता है मेडिसिन का, वो हम चाइना से या अदर कंट्री से जो इंपोर्ट करते हैं, फिर इंडिया को चाहिए कि वो खुद से इनोवेशन करे और खुद से मैन्युफैक्चर करे, ताकि हमारी किसी अदर कंट्री पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। इसमें बेसिकली सिर्फ एक ही बात पर एम्फेसाइज किया जाता है, इसमें बताया जाता है कि इंडिया को अपने रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पर और अपने साइंटिफिक अप्रोच पर काम करना चाहिए, और भी ज़्यादा फंडिंग करनी चाहिए और इसरो और डीआरडीओ की मदद लेनी चाहिए। आज के सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू सो मच।